हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूं सुदर्शन माली और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा चैप्टर। सब छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है बच्चों चैप्टर, और समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसान है ये चैप्टर। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, कौन सा चैप्टर पढ़ना है हमें? हमें पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर पढ़ना है। अभी इस चैप्टर के अंदर आपको मोस्टली जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो स्पेशली थ्योरम के ऊपर ही बेस्ड पूछे जाएंगे। तो इसीलिए ये चैप्टर आपको बहुत आसान जाने वाला है। तो चलो फिर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में ये जो थ्योरम है ये कुछ क्वेश्चंस में यूज किया है। ओके बच्चों, तो अभी ये थ्योरम एक्चुअल में क्या है, इसको किस तरीके से मैथमेटिकली प्रूव किया गया है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये भी हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला थ्योरम, जो है पाइथागोरस थ्योरम। और थ्योरम में क्या बोला गया है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। इसका मतलब सपोज यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है ये? राइट एंगल। कैसे पहचाना मैंने? देखो यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल है। ओके, अभी इसके सामने जो साइड होती है, ये वाली जो एसी है, ये साइड को बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ट्राइंगल में किसी भी साइड, कोई भी अगर साइड आपको दिख गई, जैसे अगर कोई ऐसा ट्राइंगल दिया है, अभी ये ट्राइंगल दिया है, तो फटाक से अगर टीचर ने अगर बोला कि चलो बच्चों इसमें बताओ राइट एंगल हाइपोटेनियस कौन सा है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड है सर, ये वाली साइड हाइपोटेनियस है। ऐसा जवाब नहीं देना है, पहले समझो, देखो कि ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल कहाँ पे है। अगर ये ट्रायंगल के अंदर, या ट्रायंगल के अंदर मुझे कहीं पे भी राइट एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप जो जवाब दे रहे हो ना बच्चों कि सर ये लॉन्गेस्ट साइड, हाँ हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि हर ट्रायंगल में जो भी सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम हाइपोटेनियस बोलेंगे। हाइपोटेनियस मतलब ऐसी साइड जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है। समझ में आया? हर लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेनियस नहीं बोला जाता है। जो अपोजिट साइड दी है इसको बोलेंगे हम हाइपोटेनियस। अभी इसको मैं सपोज कंसीडर करता हूँ S1 मतलब साइड 1, और इसको मैं कंसीडर करता हूँ S2। तो थ्योरम का क्या कहना है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है, यानी कि हाइपोटेनियस, ये हाइपो का जो स्क्वायर होता है, ये बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कौन है? AC। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई साइड कौन सी है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है छोटा सा स्टेटमेंट जो पाइथागोरस का स्टेटमेंट है, और इसका यूज करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा थ्योरम था। ये थ्योरम डिटेल में किस तरीके से प्रूव करते हैं, इसके लिए मैं ये चैप्टर के अंदर जितने भी थ्योरम्स रहेंगे उसका एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। ओके, तो अभी देखो सेकंड क्या बोला है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या? अगर हमारे पास ऐसे कोई भी 3 नंबर का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, ओके, लेकिन ऐसे नंबर जिसमें अगर मैंने सबसे लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किया, अभी इन तीनों में लार्जेस्ट नंबर कौन है? 61। तो मैंने अभी अभी अगर यहाँ पे 61 का स्क्वायर किया, स्क्वायर कैसे करेंगे हम? 61 मल्टीप्लाइड बाय 61, 1 1 जा 6, 1 जा 6, 0 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो अभी मैं इन दोनों की एडिशन करूंगा, 1 12 7 3। तो क्या आंसर आया? 3721। ये है 61 का स्क्वायर। अभी बचे हुए दो साइड छोटी कौन सी है? ये 11 और 60। इन दोनों की भी स्क्वायर करेंगे हम। 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना है? 121 प्लस 60 का स्क्वायर कितना है? 3600। इन दोनों की एडिशन किया हमने, इन दोनों की एडिशन भी 3721। तो अभी यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो लार्जेस्ट नंबर का जो स्क्वायर होता है, वो अगर बचे हुए दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है तो हम बोलेंगे सो 11 60 एंड 61 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको क्या बोलेंगे हम? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट मतलब क्या? ऐसे ट्रिपलेट जिससे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। मतलब अगर मैंने इन तीनों साइड का अगर यूज करके एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश की, तो वो जो ट्राइंगल है इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसमें ये 61 होगा, ये 60 होगा,
और ये 11 होगा। ओके, ऐसे ट्रिपलेट को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोला जाता है। कभी कभी पेपर में ऐसा सवाल भी आ जाएगा आपको कि आपको ट्रायंगल के 3 साइड के डायमेंशंस दिए हैं और बोला जाएगा कि ये तीनों साइड से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है क्या नहीं। बच्चों, उसका मीनिंग यही है कि दिया हुआ ट्रिपलेट पाइथागोरियन है या नहीं, सिर्फ इतना चेक करना है। और कैसे चेक करना है? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर पहले सेपरेट करो, बाकी के बचे हुए दोनों के स्क्वायर की एडिशन सेपरेट करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको इस तरीके से सॉल्व करते हैं, 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। फिर देखो, इसके अंदर हमें और एक नया कंसेप्ट पढ़ना है जो है 30 60 90 ट्रायंगल का। तो 30 60 90 ट्रायंगल मतलब क्या? ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल 30 डिग्री का होगा, एक एंगल 60 डिग्री का होगा और बचा हुआ जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। अभी ऐसे ट्रायंगल में 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए बी। तो ये जो ए बी है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये हमेशा आधी होती है। किसकी आधी होती है? हाइपोटेनियस की। सो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। ये ध्यान में रखो, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज ऑलवेज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। इसका मतलब अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ए बी होगा 5 सेंटीमीटर का। समझ में आया? ये कंसेप्ट आपको कई क्वेश्चंस में यूज करना है। सिमिलरली अगर 60 डिग्री की अपोजिट साइड होगी, 60 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी? यहाँ पे BC। तो BC जो होगी वो हाइपोटेनियस की कितनी होगी? √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। √3/2। हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है? 10। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड हो रहा है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आया? 5√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब BC की लेंथ है 5√3 सेंटीमीटर। इस तरीके से कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन आपको शायद पूछे जा सकते, तो ऐसा आपको जवाब देना है। यहाँ पे क्या आएगा? हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, इसका मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये है 30 60 90 थ्योरम। क्या है? साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, सॉरी, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस। ओके, चलो अभी आगे का जो नया कंसेप्ट है वो है 45 45 90 ट्रायंगल का। ओके, तो अभी देखो ट्रायंगल सिर्फ बदला है, क्या है? सिर्फ उसके जो मेजरमेंट है वो थोड़े अलग है, जिसमें दोनों के दोनों जो एंगल है वो रहेंगे 45 45 डिग्री के। ये दोनों एंगल 45 डिग्री के। इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये 45 डिग्री के तो इसका मतलब ये जो PQ है और ये जो QR है, ये दोनों साइड भी इक्वल लेंथ की रहेगी। तो इसका क्या कहना है? 45 45 90 ट्रायंगल क्या कहता है? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, इसका मतलब PQ को कंसीडर करो या फिर QR को कंसीडर करो, एक ही है। तो हम क्या करेंगे? PQ इज इक्वल टू QR, दोनों को एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों साइड इक्वल लेंथ की रहेगी। क्या बोलता है 45 45 90? साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स। कितना? 1/√2, यानी 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय हाइपोटेनियस। अभी मैंने अगर यहाँ पे भी सपोज जस्ट फॉर कंसिडरेशन, मैंने अगर ये हाइपोटेनियस लिया, मैंने 12 सेंटीमीटर, कितना लिया? 12। तो फिर PQ और QR कितना होगा? 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय 12। अभी ये जो 12 है, ये 12 क्या होगा? 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 ऊपर आएगा 12 अपॉन में √2। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि डिनोमिनेटर कभी भी इरेशनल नहीं रखना है, तो ये जो √2 है इससे हम ऊपर नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आंसर आएगा? 12√2 और अपॉन में √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना होगा? 2। क्या ये 2 से मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ? अगर होता है तो डिवाइड करो, वरना रहने दो। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। तो क्या लेंथ आई? 6√2। इसका मतलब साइड अपोजिट टू 45 डिग्री कितनी होगी? 6√2 सेंटीमीटर। जो भी यहाँ पे जो भी डायमेंशन दिया होगा उसके हिसाब से हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिखना है। समझा? ये है 45 45 90। फिर से रिपीट करता हूँ। 30 डिग्री की जो साइड होती है अपोजिट, वो हाफ होती है। 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो √3/2 होती है। और ये किसके रिलेशन में है? ये हमेशा हाइपोटेनियस के रिलेशन में ही बताना है। ओके, और 45 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो 1/√2 टाइम्स होती है। तो चलो फिर अभी बढ़ते हैं आगे। आगे सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। अगर सिमिलैरिटी मतलब कोई भी एक ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैंने हाइपोटेनियस के ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, ये अल्टीट्यूड है। क्या है? अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर लाइन। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने की वजह से क्या हो गया? ये जो ट्रायंगल ABC है, मेन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल, ये दो छोटे छोटे ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2।
अभी ये थ्योरम बच्चों किस तरीके से प्रूव करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, थ्योरम के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि ये थ्योरम कहना क्या चाहता है। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके अंदर हाइपोटेनियस के ऊपर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसकी वजह से और दो ट्रायंगल बने, और वो दोनों ट्रायंगल भी क्या है, राइट एंगल। कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी और सी डी बी, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बने। तो ये जो दोनों के दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, हमेशा सिमिलर रहते हैं। तो ये जो दोनों तीनों के तीनों ट्रायंगल, ओके, ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, सिमिलर। तो ट्रायंगल एडीबी सिमिलर ट्रायंगल एबीसी। अगर इसका यूज अगर किसी थ्योरम के अंदर, किसी प्रूफ के अंदर अगर हम यूज करने वाले हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे आप रीजन दे सकते हो, सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमने कितनी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, मतलब अभी यहाँ पे तो सिर्फ दो ट्रायंगल बनाए हमने। यहाँ पे, यहाँ से मैंने अगर और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी के ऊपर, तो यहाँ पे भी ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये और दो ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा जो राइट एंगल होंगे। तो वो दोनों के दोनों ट्रायंगल भी मेन ट्रायंगल के साथ क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, ऐसा ये थ्योरम का कहना है। अभी इसी के ऊपर एक थ्योरम है, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, जो हमारे पहले प्रैक्टिस सेट में तो कई क्वेश्चंस में यूज करना है हमें, लगभग 2-3 क्वेश्चन है जहां पे हमें ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज करना है। क्या है ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने हाइपोटेनियस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, कहां से, फ्रॉम राइट एंगल। तो राइट एंगल से मैंने अगर हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये परपेंडिकुलर की वजह से हाइपोटेनियस दो हिस्सों में टूट गया है। पहला हिस्सा है पीटी और दूसरा हिस्सा है टीआर। तो ये जो दोनों के दोनों सेगमेंट है और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है, जिसको बोला जाता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसको बोला जाता है, परपेंडिकुलर को। ओके, और परपेंडिकुलर किसके ऊपर होना चाहिए, हाइपोटेनियस के ऊपर। इसका मतलब वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस के ऊपर ड्रॉ किया हुआ ये जो परपेंडिकुलर है, इसका जो स्क्वायर होता है क्यूटी स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, ये हाइपोटेनियस के जो दो सेगमेंट बने हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब पी क्यूटी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी मल्टीप्लाइड बाई टी आर। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन नहीं, गलती करना नहीं है। ओके, यहाँ पे बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर होता है, ये हमेशा हाइपोटेनियस के जो दो सेगमेंट है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ध्यान में रखो ये। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे तो हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट हो गया है भाई। अभी ये प्रैक्टिस सेट को किस तरीके से सॉल्व करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ऐसे कुछ ट्रिपलेट दिए गए हैं और इन ट्रिपलेट में कौन से ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, यह आपको आइडेंटिफाई करना है। ओके, अभी यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से मैं कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देता हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो। जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा HW, तो हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्या बोला है, कभी भी अगर कोई ट्रिपलेट पाइथागोरियन है या नहीं, ऐसा सवाल बच्चों आपको अगर पूछा जाएगा, तो हमेशा क्या बोला है मैंने, सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करो। यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर है 12, 12 का स्क्वायर कितना है 144, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी बचे हुए जो दो छोटे सेगमेंट है उन दोनों के स्क्वायर की एडिशन करो। 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81। अभी इन दोनों की एडिशन कितनी होगी, इन दोनों की एडिशन होगी 97, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अभी बोलो यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 एंड 2, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ओके, कुछ बच्चे क्या करेंगे, सर हम ऐसे करेंगे, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 144, 16 प्लस 81, फिर यहाँ पे लिखेंगे 97, यहाँ पे लिखेंगे 144 और बोलेंगे कि सर ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो फिर ऊपर वाले स्टेप में कैसे क्या इक्वल हुए, समझ में आया मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था, तो ये ऐसा ही है। ऐसा करना नहीं है, भले आपको पता हो या ना पता हो, उनको इस तरीके से लिखना नहीं है। ओके, जस्ट मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा कभी करना नहीं, भले वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑलरेडी पाइथागोरियन हो या नॉट हो, नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, हमेशा इसको अलग अलग ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय कॉन्वर्स ऑफ, ऐसा स्टेटमेंट लिखो, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखना है, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लिखना है। ओके, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम 12, 9
4 is not पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इस तरीके से लिखोगे तो आपका मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो फिर अभी हम सॉल्व करते हैं आगे का क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है 5, 12 और 13। तो पहला 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, जिसको देंगे हम नंबर 1। और 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना है 25, 12 का स्क्वायर 144। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 169। क्या अब ये दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल हो गए सर। कैसे, क्या चेक करो, इन दोनों के एडिशन और ये लार्जर नंबर का स्क्वायर इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम 1 and 2 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, कौन सा नंबर है 5, 12, 13 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर कैसे लिखना है। अगर समझ में आया है तो आप क्या करो, इसी तरीके से इन तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व करो बच्चों। सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस के लिए भी थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट करें हम। तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। बढ़ते हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो इसमें क्या बोला है, इन ट्रायंगल एम एन पी, ये एक ट्रायंगल दिया है जो राइट एंगल ट्रायंगल है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो एन क्यू है, ये हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कैसे पता चला मुझे, यहाँ पे दिया है देखो। और एम क्यू की लेंथ कितनी है 9 है, क्यूपी की लेंथ कितनी है 4 है, और बोला क्या गया है एन क्यू। एन क्यू क्या है, बोलो बोलो क्या है ये, अभी पढ़ा था हमने। हाइपोटेनियस के ऊपर जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले शुरुआत ऐसे करेंगे, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू परपेंडिकुलर एम पी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है, जो ज्योमेट्रिक मीन होता है, कौन है यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन, एन क्यू। एन क्यू का स्क्वायर किसके बराबर रहेगा, एम क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ओके, एम क्यू कितना है 9, क्यूपी कितना है 4, दोनों का प्रोडक्ट कितना है 36। ये क्या मिला मुझे, ये मिला है एन क्यू स्क्वायर। लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। सो देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 6 यूनिट, सेंटीमीटर मीटर जो कुछ भी दिया होगा वो लिखो। अगर नहीं दिया है तो क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे यूनिट लिख के आंसर को कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा एन क्यू। कितना आया एन क्यू, एन क्यू इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ओके, समझ में आया किस तरीके से सॉल्व करना है, 2 मार्क के लिए पूछा जाता है ऐसा सवाल। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का है। ये एक ट्राइंगल क्यूपीआर है जो राइट एंगल ट्राइंगल है पॉइंट पी के ऊपर, और यहां से मैंने एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है कौन से साइड के ऊपर, क्यू आर साइड के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब पीएम क्या है, पीएम है ज्योमेट्रिक मीन। और आपको क्या फाइंड करना है, क्यू आर। क्यू आर मतलब क्या, ये ट्रायंगल का बेस, ये वाला बेस फाइंड करना है। अभी ये बेस अगर मुझे फाइंड करना है तो मुझे क्यू एम की लेंथ पता होनी चाहिए और एम आर की लेंथ पता होनी चाहिए। क्यू एम तो दिया है मुझे 8, लेकिन एम आर कितना है ये नहीं पता है। तो एम आर कैसे फाइंड करेंगे, देखो मेरे पास ये ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू दी है 10, तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ ना। ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा पता है, मुझे क्यू आर तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे एम आर की वैल्यू जरूर पता चलेगी। और जैसे ही मुझे एम आर पता चलेगा, ये एम आर को मैं क्यू एम के अंदर ऐड कर दूंगा ताकि मुझे क्यू आर मिलेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल क्यू पी आर पी एम परपेंडिकुलर क्यू आर। और यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे जो हम यूज करने वाले हैं, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है, पीएम, ये ज्योमेट्रिक मीन है ना पीएम, पीएम का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये
ये पीएम ने हाइपोटेनस के जो छोटे छोटे पार्ट किए, कौन सा है, पहला है क्यूएम और दूसरा है एमआर, इन दोनों का प्रोडक्ट पीएम क्यूएम मल्टीप्लाइड बाय एमआर। अभी इन तीनों में कौन सी वैल्यू है, मेरे पास पीएम है क्या, हाँ दिया है क्वेश्चन में 10, 10 का स्क्वायर। क्यूएम है क्या, हाँ है, कितना है 8। एमआर है क्या, नहीं, एमआर को मुझे फाइंड करना है, तो 10 का स्क्वायर कितना है 100। अभी ये जो 8 है, बच्चे देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन की जगह पे प्लस का साइन दे देते हैं, यहाँ पे प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, हमेशा ध्यान में रखो। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये राइट इधर आएगा, अपॉन में चला जाएगा, इज इक्वल टू एम आर। ओके, अभी ये 100 को अगर मैंने 8 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, 12.5 यूनिट्स। ओके, ये मिल गया मुझे एम आर। अभी क्या चाहिए, क्यू आर चाहिए, तो क्यू आर कैसे फाइंड करेंगे, सो नाउ क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। ओके, यहाँ पे डिवीजन की मैंने, हाँ ये मत सोचो कि ये कैसे क्या आया, 100 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 12.5, 8 प्लस 12.5, दोनों की एडिशन कितनी है भाई, दोनों की एडिशन है 20.5 यूनिट्स। तो ये था एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन, जिसमें आपको क्यू आर फाइंड करने के लिए बोला था, जो हमने फाइंड कर लिया। ओके, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे ये क्या हो गया, जस्ट अ मिनट। हाँ समझ में आया बच्चों, तो चलो फिर बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कदम कदम बढ़ाएंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया है इन द फिगर, ये ट्रायंगल पी एस आर है, जिसमें एस जो है वो 90 डिग्री का है, और बोला क्या गया है क्वेश्चन के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी है उसका यूज करके आपको बाकी के जो बचे हुए साइड है उनको फाइंड करना है। ओके, तो क्या क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, अरे देखो जस्ट मिनट, इसकी साइड मिसिंग है, लेट मी राइट। तो इसमें एस आर जो साइड है वो दिया है 6 यूनिट। ओके, सेंटीमीटर मीटर जो है जो भी होगा, नहीं दिया है तो यूनिट लिखना, बाकी का आंसर लिख देना उसके हिसाब से। अभी क्या बोला है, ट्रायंगल पी एस आर है। अभी अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सर मुझे अगर पी एस और आर पी फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए क्या हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही सोचा आपने कि हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथागोरस का थ्योरम तभी काम करता है जब हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में कहीं दो साइड पता हो, लेकिन ये वाले ट्रायंगल में तो मुझे सिर्फ एक ही साइड पता है। इसका मतलब पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करने के लिए मुझे कम से कम जो दो साइड चाहिए थी वो मिसिंग है, एक ही दिया है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम नहीं यूज कर सकते। तो फिर क्या यूज करेंगे, देखो क्वेश्चन को, डायग्राम को जरा अच्छी तरीके से देखो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल की एडिशन कितनी होती है बच्चों, बताओ तो जरा, तीनों एंगल की एडिशन होती है 180। तो ये 180 में अगर ये 90 है, ये 30 है, तो 90 प्लस 30 कितना हो गया 120। ये 120 को अगर मैंने 180 से माइनस किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो ट्रायंगल है ये कोई साधा ट्रायंगल नहीं है, सीधा साधा ट्रायंगल नहीं है, ये है एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल जिसके मेजर है 30, 60 और 90 डिग्री। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल एस जो है वो 90 डिग्री का है, एंगल पी जो है वो 30 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सो देयरफॉर रिमेनिंग एंगल आर वो कितने डिग्री का होगा, रिमेनिंग एंगल आर ये 60 डिग्री का होगा। ओके, अभी अगर ये 60 डिग्री का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सो देयरफॉर बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। समझ में आ रहा है क्या बच्चों आपको, मैंने यहाँ पे पाइथागोरस का यूज क्यों नहीं किया, 30 60 क्यों यूज कर रहा हूँ, ये अगर आपको समझ में आया होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। तो बाय यूजिंग 30 60 90 थ्योरम, तो यहाँ पे हमें कौन सी साइड दी है, 30 डिग्री की अपोजिट साइड है। तो ये जो 30 डिग्री की जो अपोजिट साइड है ये हमेशा हाइपोटेनस के साथ कैसे होती है, हाइपोटेनस से हमेशा आधी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पी आर, और यहाँ पे बाजू में छोटा सा रीजन दे देना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। ओके, ये रीजन नहीं दिया तो एग्जामिनर शायद आपका आधा मार्क्स खा जाएगा।
तो ये ध्यान में रखो, ज्योमेट्री में जहाँ पे अगर आप कोई कंसेप्ट यूज कर रहे हो तो वो कंसेप्ट क्यों यूज कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन है, वो ब्रैकेट के अंदर मेंशन करके देना है, वरना आधा मार्क जा सकता है। तो अभी ये जो एस आर है और पी आर है, इन दोनों में मुझे कौन सी लेंथ पता है, इन दोनों में मुझे एस आर पता है, तो मैं यहाँ पे एस आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 6 अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाइड बाय पी आर। मुझे पी आर फाइंड करना है, ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा भाई, 6 और 2 के बीच में होगा मल्टीप्लीकेशन और पी आर की वैल्यू होगी 12 यूनिट्स। तो मिल गया हमें पी आर। तो अभी अगर ये पी आर मिल गया है तो अभी साइड अपोजिट टू 60 डिग्री आसानी से मिल जाएगी। कैसे, चलो बताता हूँ आगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ, कौन सी साइड चाहिए मुझे, पी एस। पी एस किसकी अपोजिट है, 60 डिग्री की। 60 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बाजू में लिखेंगे हम रीजन, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, पी एस फाइंड करना है ना मुझे, तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय पी आर कितना है, पी आर है 12। तो क्या ये 12 को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ सर आसानी से कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर आया 6√3 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये हमारे दोनों के दोनों जो वैल्यूज है जो हमें फाइंड करने थे वो मिल गए। समझा क्या, समझ में आना ही चाहिए। बहुत सिंपल है बच्चों, ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। सिर्फ क्या करना है आपको, आपको टाइम टू टाइम इसकी थोड़ी अच्छी तरीके से रिवीजन करना है और ये एग्जाम्पल कम से कम 2 बार तो आपको घर पे रिवाइज करना है, मतलब सॉल्व करना है। तभी ये एग्जाम्पल्स आपके समझ में आएंगे और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है ये थोड़ा आसान हो जाएगा। ओके, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, शायद आपके यूनिट एग्जाम में भी आपको ये एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है। क्या बोला गया है, एक ट्रायंगल है जो है आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, कौन सा ट्रायंगल बोला मैंने, आइसोसेलस। और ये आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब कौन सा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे मुझे अगर किसी साइड को फाइंड करना है तो 45 45 90 डिग्री की प्रॉपर्टी मुझे यहाँ पे यूज करनी होगी। क्या है प्रॉपर्टी, 45 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है ये हाइपोटेनियस की हमेशा 1/√2 टाइम्स होती है। ओके, अभी इसी का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अरे सॉरी, मैंने क्वेश्चन लेबल नाम गलत दिया है क्या, अरे हाँ बच्चों, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लेबल है इसको बोलेंगे हम ए, इसको बोलेंगे हम बी और इसको बोलेंगे हम सी। मैंने लेबलिंग थोड़ी गलत कर दी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये ए बी सी है। ओके, क्या बोला है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो ये जो ए बी और बी सी है ये दोनों इक्वल है, क्यों, कैसे पता चला मुझे, क्वेश्चन में दिया है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन। ओके, अभी आगे, अभी ये अगर दोनों साइड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अभी क्या पढ़ा है हमने, 45 45 90 में क्या पढ़ा है, 45 की अपोजिट साइड, ये जो ए बी और बी सी है ये 45 डिग्री की अपोजिट साइड है, ये क्या होती है हाइपोटेनियस से 1/√2 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1/√2। तो यहाँ पे भी फिर से 1/√2 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ए सी की वैल्यू क्या दी है, ए सी की वैल्यू है √8। ए सी की वैल्यू क्या है, √8, यहाँ पे √8 दिया है। तो अभी ये जो √8 है इसको मैंने कैसे लिखा, 2√2। अभी एक आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे क्या आया, चलो बताता हूँ। ये जो √8 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमने क्या किया, इसे 2 नंबर के अंदर तोड़ दिया जिसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो क्या ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नंबर का है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और ये जो नॉन परफेक्ट है ये अंदर ही रहेगा। तो ये 1/√2 यहाँ पे डब्बे के अंदर एज इट इज। अभी ये √2 और ये √2 टूट गया तो क्या बचा, 2 यूनिट्स। तो ए बी और बी सी इन दोनों की वैल्यू क्या है, 2 यूनिट्स। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी थी। जनरली ये एक्टिविटी 2 मार्क के लिए आती है पेपर के अंदर, अच्छे से करके रखो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये √8 की जगह पे कहीं पे आपको √10 पूछा जाएगा, कहीं पे √12 दिया जाएगा, कोई भी डायमेंशन हो सकती है, आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। हाँ, अगर यहाँ पे √8 की जगह पे कोई दूसरा नंबर आएगा ना बच्चों, तो आपको ये जो तोड़ा हुआ जो हिस्सा है ना ये आपको समझना होगा। अभी ये देखो यहाँ पे अगर √10 होगा तो ये √10 तो टूटेगा ही नहीं, तो फिर कैसे करेंगे हम,
इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ये ध्यान में रखो, हमेशा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर मतलब ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में टूटेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, नहीं टूटता है तो फिर आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, चलो बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चन की तरफ। जस्ट मिनट। चलो फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। क्या फाइंड करने के लिए बोला है? साइड एंड पेरीमीटर फाइंड करने के लिए बोला है। हुज स्क्वायर ऑफ अ स्क्वायर, हुज डायगोनल, डायगोनल है 10। अरे इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, डायगोनल क्या है? 10 सेंटीमीटर का डायगोनल है, ये डायगोनल है। अभी बोला क्या गया है? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर। तो सबसे पहले आपको पेरीमीटर फाइंड करने के लिए साइड पता होनी चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? हमें ये पता है कि ये स्क्वायर है, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे क्वाड्रिलैटरल। क्या नाम दिया है मैंने यहाँ पे? ABCD। क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, और AC क्या है? AC इज अ डायगोनल। AC क्या है? डायगोनल है। तो ये डायगोनल की वजह से यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, सो देयरफॉर इन राइट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? राइट ट्रायंगल ABC, जिसमें एंगल भी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो अभी अगर ये 90 डिग्री का है और अभी ये साइड, ये क्या है? स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर है तो इसका मतलब यहाँ पे AB और BC, ये CD या फिर AD, ये चारों के चारों क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, बराबर ना? ये चारों के चारों इक्वल रहेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे ऊपर क्या लिखा है? इन राइट ट्रायंगल ABC। तो क्या मुझे CD और AD की जरूरत है यहाँ पे? मुझे अभी फिलहाल CD और AD की जरूरत नहीं, तो मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा AB इज इक्वल टू BC। ओके, समझ में आया? क्योंकि ये स्क्वायर की साइड है और स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। तो अभी क्या करेंगे हम? अगर ये इक्वल है तो इसका वैल्यू अगर मैंने x कंसीडर कर लिया, इसका वैल्यू क्या कंसीडर कर लिया मैंने? x। तो अभी हम क्या करेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल की अपोजिट साइड है AC जो हाइपोटेनियस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस लगेगा ना यहाँ पे? क्यों लगेगा? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AC कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। AB कितना है? x, x का स्क्वायर। BC कितना है? x, x का स्क्वायर। अभी ये कहाँ से आया? देखो मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया है कि अगर स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल रहेंगे। तो 10 का स्क्वायर 100, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 100/2 होगा। 100/2 यानी कितना? 50। और यहाँ पे ये जो आंसर मिला ये है एक्स स्क्वायर का। हमें क्या चाहिए? स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? x इज इक्वल टू √50, क्योंकि 50 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो इसको ऐसे ही रखेंगे क्या? नहीं। अगर ये टूट सकता है ऐसे दो नंबर में जिसमें एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको जरूर तोड़ना। क्या ये टूट रहा है? बिल्कुल टूट रहा है सर। कैसे? 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 50 होता है, जिसमें 25 परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 5। और ये नॉन परफेक्ट है तो इस रूट को, इसको रूट के अंदर ही रखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर। तो ये हो गई वैल्यू। किसकी वैल्यू है ये है साइड ऑफ द स्क्वायर। हमें पूछा क्या गया है? पेरीमीटर भी पूछा है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे अभी? सो पेरीमीटर ऑफ ABCD, स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है? 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड। 4 मल्टीप्लाइड बाय साइड कितना है? 5√2। 5√2। अभी ये बाहर वाला नंबर बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। 5 4 जा 20√2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया भाई खत्म आंसर। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। चलो फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें ये क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी डायग्राम देखने के बाद बच्चों आपको इतना तो जरूर समझ में आना चाहिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट यूज हो सकता है, पाइथागोरस भी हो सकता है। ओके, लेकिन सबसे पहले अगर आपको ये दिख रहा है तो ये इनके बीच में, मतलब ये GD, EG और FG, इनके बीच में अगर कुछ पूछा है तो ये फाइंड करने के लिए मुझे पक्का ज्योमेट्रिक मीन लगाना पड़ेगा। तो देखो फिर क्या दिया है क्वेश्चन में। DEF में 90 डिग्री दिया है, ये एंगल DEF 90 डिग्री है। ओके,
एफ डी परपेंडिकुलर ई डी है, जी डी कितना है, जी डी है 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने, एफ जी कितना है 12, और बोला क्या गया है ई जी। देखो भाई, लो कर लो बात, पहला सवाल उसी के ऊपर डिपेंड है जो हम डिस्कस कर रहे थे, फिर उसके बाद एफ डी बोला है, फिर उसके बाद ई एफ बोला है, ये बाकी के हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी मुझे अगर ई जी फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, इन राइट ट्राइंगल डी एफ ई, ओके, बाय, एक मिनट, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि कौन परपेंडिकुलर किसके ऊपर है। हम यहाँ पे लिखेंगे एफ जी परपेंडिकुलर ई डी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो किसका यूज करेंगे हम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। कौन सा, ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। कौन है इसमें ज्योमेट्रिक मीन, ये एफ जी है, तो एफ जी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये एफ जी ने ये जो हाइपोटेनियस डी है इसके जो दो हिस्से किए जो है ई जी और जी डी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, ई जी मल्टीप्लाइड बाई जी डी। एफ जी कितना है, एफ जी की वैल्यू है क्या, हाँ है 12, 12 का स्क्वायर। ई जी कितना है, ई जी तो हमें फाइंड करना है ना सर। जी डी कितना है, जी डी है 8। चलो भाई करो इसको सॉल्व, 144 और ये अपॉन में आ जाएगा 8 इज इक्वल टू ई जी। अभी क्या करना है, हमें 144 को 8 से डिवाइड करना है, तो ई जी इज इक्वल टू ये 144, इसको डिवाइड करना है मुझे 8 से, 8 वन जा 8, रिमाइंडर कितना 6, आगे का डिजिट 4, 8 8 जा 64, रिमाइंडर कितना हुआ 0, क्या आंसर आया 18। तो इसका मतलब ईजी है 18 यूनिट्स, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी नहीं है तो यूनिट्स लिखेंगे। ओके, समझ में आया। तो ये हो गया सर 18। अभी सेकंड चाहिए एफ डी, अभी मुझे एफ डी चाहिए। एफ डी कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो ये जो छोटा वाला जो ट्राइंगल है, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जी हाँ सर। क्या ये आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, हाँ सर। तो इसका मतलब ये वाले ट्राइंगल में एफ डी क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, बिल्कुल सर। तो फिर लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम। सर पाइथागोरस क्यों, क्योंकि ये वाले ट्राइंगल में मुझे दो साइड पता है ना, तो फिर क्या आएगा, पाइथागोरस आएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड, इन ट्राइंगल डी, सॉरी जी, एक मिनट, इसका नाम हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मतलब चेंज करते मतलब किसी भी तरीके से लिखा तो ट्राइंगल तो नहीं बदलेगा ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल एफ जी डी, एंगल जी कितना है 90 डिग्री का, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझ रहा है ना बच्चों आपको। अगर कोई डाउट होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ। ओके, और अगर आपको समझ में आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रही है, तो कमेंट में जरूर बताना आपकी राय क्या है। तो इन ट्रायंगल एफ जी डी, अभी ये हाइपोटेनियस है, राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, एफ डी, एफ डी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये जी डी के स्क्वायर प्लस एफ जी के स्क्वायर के बराबर। ओके, अभी यहाँ पे देखो, हाँ बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है देखो। 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144, दोनों की एडिशन कितनी होगी, ये 4 प्लस 4 8, और ये 16 प्लस 6 कितना 20, तो एफ डी स्क्वायर कितना हो गया 208। मुझे चाहिए स्क्वायर रूट, तो एफ डी कितना होगा फिर अंडर रूट 208। अभी अगर आपने इसको ऐसे ही रखा तो शायद मार्क्स जा सकते हैं। ओके, तो क्या करना है सर, इसको क्या हमें स्प्लिट करना है, बिल्कुल स्प्लिट करना है। कैसे, ऐसे दो नंबर में जिसमें एक नंबर जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अभी सर ये तो 208 है, तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको किस तरीके से तोड़ना है, आप चाहे तो इसके प्राइम फैक्टर भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्या है चलो बताता हूँ। ये जो 208 है, इसको अगर मैंने प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर से डिवाइड करो, या फिर अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मुझे उससे बड़ा नंबर चाहिए तो वो उससे भी क्या तो भी चलेगा। ओके, अभी देखो ये 208 है, ये 4 से डिविजिबल, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ, 4 5 जा 20, उसके बाद 4 2 जा 8। ओके, ये जो 52 है ये अभी भी कौन से नंबर से डिविजिबल है, 4 से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 13, 13 तो प्राइम नंबर मिल गया मुझे, 13 वन जा 13। तो अभी देखो ये जो तीनों के तीनों नंबर मिले, क्या इसमें ये 4 4 जा क्या हो गया 16,
तो क्या 16 परफेक्ट स्क्वायर है? और 16 और 13 इन दोनों का प्रोडक्ट 208 आने वाला है। इसका मतलब ये जो है ये बहुत आसानी से टूट गया। 16 मल्टीप्लाइड बाय 13। समझा मैंने कैसे किया है? आपको क्या करना है, अगर ऐसा नंबर आता है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको स्प्लिट करो। स्प्लिट करने के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी जा सकते हो, या फिर अगर उससे बड़ा नंबर आपको पता है जो इससे पॉसिबल है डिवाइड करना, तो उससे डिवाइड कर दो। आपको पेयर चाहिए, वो जो भी नंबर मिलेगा ना उसकी पेयर ढूंढना है। ओके, और अगर परफेक्ट नंबर वहां पे मिलता है तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो अभी 16 का स्क्वायर रूट कितना है? 4। और ये तो नॉन परफेक्ट है ना 13, तो ये रूट के अंदर रहेगा, तो ये हो गया एफ डी। समझा? एफ डी किस तरीके से फाइंड किया हमने? सेम अभी इसी तरीके से हम थर्ड नंबर का भी सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर क्या बोला है? ई एफ, ये फाइंड करने के लिए बोला है। अभी यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। कौन से ऑप्शन है चलो बताता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन, मेरे पास ईजी की वैल्यू है, ईजी की वैल्यू है 18। ओके, मेरे पास ईजी की वैल्यू 18, जीडी की वैल्यू 8। इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मुझे ईडी मिल जाएगा 26। एफडी तो मैंने अभी फाइंड किया 4 रूट 13। तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना भाई, इसमें अगर मैंने पाइथागोरस यूज किया तो मुझे ई एफ मिल जाएगा। लेकिन क्या आप ये नहीं सोच रहे हो कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और नंबर भी बहुत बड़े है, तो कैलकुलेशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? हाँ सर, लग तो रहा है। दूसरा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ चलो देखो, दूसरा ऑप्शन ये है, ये जो ट्रायंगल ई जी एफ है, क्या ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे हाँ सर है। और ये राइट एंगल की अपोजिट साइड है? हाँ सर है। तो फिर पाइथागोरस लगाएंगे ना यहाँ पे, आसान हो जाएगा। इन दोनों के एडिशन करेंगे, फिर ये रूट वाला नंबर है इसको और सॉल्व करेंगे, इससे आसान है। तो ये छोटे छोटे नंबर है, 18 है, 12 है, इनका स्क्वायर करना तो आसान है। तो चलो फिर लग जाओ काम पे। तो इन राइट ट्रायंगल ई जी एफ, ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। समझा? समझ में आ रहा है क्या? पाइथागोरस थ्योरम, इसमें ई एफ का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ई एफ पाइथो हाइपोटेनियस है। कैसे? ये राइट एंगल है, राइट एंगल की अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। 18 का स्क्वायर यानी ईजी का स्क्वायर प्लस एफ जी का स्क्वायर। ओके, ईजी कितना है? 18 प्लस एफ जी कितना है? 12। 18 का स्क्वायर कितना? 324 प्लस 12 का स्क्वायर कितना? 144। इन दोनों के एडिशन करेंगे हम। ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 4 8, 2 प्लस 4 कितना? 6, 3 प्लस 1 कितना? 4, 468। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? इसको पहले डब्बे के अंदर डाल देंगे, ये वाले डब्बे के अंदर, अभी जैसे हमने यहाँ पे किया था वैसा इसको भी तोड़ेंगे। यहाँ पे बाजू में लेके जाता हूँ मैं इसको, डिवाइड करेंगे इसको। ये 4 से डिवाइड है, दिख रहा है मुझे। 68 4 से डिविजिबल है, तो 4 1 जा 4, अगेन 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। ओके, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 2, 2 8 28 हो जाएगा। ये वाला नंबर 13 मल्टीप्लाइड बाय 9 है, 13 9 जा 177 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 और यहाँ पे लिखेंगे 13। ओके, 13 तो प्राइम नंबर मिल गया। तो ये देखो, क्या ये दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? 9 4 जा कितना? 36। मिल गया भाई परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? 36 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो 36 का स्क्वायर कितना? 36 का स्क्वायर है 6 और रूट के अंदर रहेगा 13। ये तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि वो स्प्लिट नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ओके, समझा किस तरीके से सॉल्व करना था? क्वेश्चन में एक ही चीज, मतलब एक ही कंसेप्ट आपको दो जगह पे यूज करना था, ज्योमेट्रिक मीन का। ओके, चाहे तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, नहीं ज्योमेट्रिक मीन हमने एक ही जगह पे किया है ना। हाँ, ज्योमेट्रिक मीन हमने एक ही जगह पे किया है, पाइथागोरस दो जगह पे किया है। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है आपको। फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस मैंने नाम दिया है, क्वेश्चन में डायग्राम वगैरह कुछ नहीं है, मैंने ड्रॉ किया है समझने के लिए। ओके, एक डायगोनल है, अभी ये रेक्टेंगल है, इसका मतलब ये राइट एंगल होगा। ओके, उसकी लेंथ है 35 सेंटीमीटर, ब्रीथ है 12 सेंटीमीटर, और बोला क्या गया है? राइट एंगल की अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनियस जो रेक्टेंगल का डायगोनल है। बोलो क्या लगाएंगे यहाँ पे? पाइथागोरस लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, सो देयरफॉर एंगल एस कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो इन राइट ट्रायंगल
PSR, ये वाले ट्राइंगल में PSR में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे हम। एंगल S इज इक्वल टू, अरे इज इक्वल टू पहले कैसे क्या आ गया वही तो, एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम ही क्यों सर, यहाँ पे 30 60 क्यों नहीं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये नहीं पता है कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। अगर मुझे ये पता ही नहीं है तो मैं यहाँ पे 30 60 कैसे क्या अप्लाई कर सकता हूँ सर। 45 45 अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी तो यूज किया करो यार। 45 45 अगर ये 90 होता, 45 45 90 ये होता तो फिर ये दोनों साइड इक्वल होती ना, ये अनइक्वल कैसे क्या होती। ओके, यहाँ पे ये 30 60 दिया नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे पाइथागोरस यूज कर रहा हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर। पी एस कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर कर दो। एस आर कितना है 35, 35 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर 144, इसका स्क्वायर 1225। ओके, अभी इन दोनों की एडिशन करो। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 1369, ये है पी आर स्क्वायर। अभी सर मैं कैसे पता करूँ ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, सिंपल ट्रिक बताता हूँ। अभी देखो, मुझे चाहिए इसका स्क्वायर रूट, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट 35 से बड़ा होना चाहिए। कैसे क्या सर, देखो हमने ये नंबर फाइंड करने के लिए 35 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर किया है, और ये जो नंबर है ये 35 के स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब ये नंबर पक्का 35 से बड़े नंबर का ही स्क्वायर होगा। अब ये कौन से नंबर का स्क्वायर होगा, 35 से बड़े नंबर है 36, 37, 38, 39, 40। मैं 40 की तरफ नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो ये नंबर तो 1600 से छोटा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट पक्का इन चारों में से कोई ना कोई एक होगा। अभी ये कैसे डिसाइड करेंगे सर, कैलकुलेशन करते बैठेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, लॉजिक लगाओ, लॉजिक डोकेलिटी। कैसे क्या, अभी देखो ये 36 का जो अगर मैंने स्क्वायर किया, इसका नंबर है यूनिट प्लेस में 6, 6 6 जा 36, यूनिट में क्या आएगा 6, लेकिन यहाँ पे यूनिट में क्या है 9, मतलब ये भी नहीं है। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 जा 64, यूनिट में 4 आएगा, मुझे चाहिए 9, मतलब ये भी नहीं है। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, यूनिट में आएगा 1, यहाँ पे 9, ये भी नहीं है, तो बचा कौन 37। तो फिर अभी यहाँ पे 37 पे ज्यादा चांसेस है किसके, इसका स्क्वायर रूट निकलने का। तो इंश्योर कर लेना, हमेशा ऐसा होता है ऐसा नहीं, पहले इंश्योर कर लो। तो फिर 37 मल्टीप्लाइड बाय 37 करेंगे तो 7 7 जा 49, यूनिट में आ रहा है 9 जो यहाँ पे है। ओके, अभी अगर मैंने इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 7 करके दिखाऊं मल्टीप्लीकेशन, मुझे पता है कि ये स्क्वायर रूट है, चलो करके देखते हैं। 4 4 जा 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 3 जा 21, 25, ओके 0, 21 कैरी 2, 3 3 जा 9 और 2 11, 9 6 3 1 आ गया 1369। तो मिल गया मुझे इसका स्क्वायर रूट 37 सेंटीमीटर। तो क्या है आंसर, सो देयरफॉर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। समझा ना, ऐसा थोड़ा लॉजिक लगाया करो यार, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन करते बैठोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अरे एक मिनट, ये कैमरा क्यों शिफ्ट हो रहा है, जस्ट अ मिनट, ये कैमरा बार बार क्यों शिफ्ट हो रहा है इधर उधर। तू भी एक जगह पे बैठना भाई, शांति से सुन ना मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और आईएमपी क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है पेपर में। क्या बोला गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है पी आर क्यू, जिसमें एंगल पी आर क्यू 90 डिग्री है, और ये जो एम है ये क्यू आर का मिड पॉइंट है। एम क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट। और प्रूव करने के लिए क्या बोला है, पी क्यू का स्क्वायर, मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 3 टाइम पी आर स्क्वायर। अभी देखो आपको स्क्वायर किसका किसका चाहिए, पी क्यू का चाहिए, पी आर का चाहिए और पी एम का चाहिए। अभी ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो बच्चों, आपको अगर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कोई सवाल पेपर के अंदर पूछा जाता है जो थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, और आपको अगर लगता है कि सर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड दी है और उसका स्क्वायर पूछा गया है, स्क्वायर से रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हैं, तो हमेशा ध्यान में रखो अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी साइड का स्क्वायर
स्क्वायर करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तभी तो स्क्वायर होगा। इसका मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पाइथागोरस का तो पक्का कोई रिलेशन है। तो अभी मुझे अगर पी क्यू का स्क्वायर करना है तो मुझे कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, पी आर क्यू। तो चलो पहले उसको लिख लेंगे, बाद में आगे का सोचेंगे कि इसको किस तरीके से प्रूव करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ। ओके, इन राइट ट्रायंगल पी आर क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, ये जो पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्या मिल गया मुझे, ये जो मुझे चाहिए था। देखो पी क्यू मिल गया है, ये जो पी आर चाहिए था उसका भी स्क्वायर मिल गया है। अभी बचा सिर्फ पी एम। अभी ये कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैंने पी आर एम ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाया तो मुझे पी एम का भी स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, तो चलो इसको अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। फिलहाल मैं अभी इसको डब्बे के अंदर डाल देता हूँ। ये है हमारा डब्बा नंबर 1, जिसकी जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसको उठा लेंगे। अभी ये क्वेश्चन के अंदर और एक दिया है, क्या दिया है, नाउ एम इज मिड पॉइंट। एम क्या दिया है, मिड पॉइंट है, किसका, क्यू आर का। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आर एम है या फिर एम क्यू है, ये क्यू आर से आधा होगा। एम राइट, ये जो आर एम है और ये जो एम क्यू है ये क्यू आर से आधा होगा, क्योंकि एम जो है ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब आर एम और एम क्यू ये दोनों इक्वल हो गए और दोनों क्यू आर से आधे होंगे। समझा। अभी हम क्या करेंगे, इन राइट ट्राइंगल पी आर एम, अगेन यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस का थ्योरम का यूज करेंगे तभी तो ये पीएम का स्क्वायर होगा। फिर पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। अब ये जो आर एम है, क्या ये आर एम की जगह पे मैं क्यू आर अपॉन टू लिख सकता हूँ। देखो जरा सोचो तो, लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस ये जो आर एम है इसकी जगह पे मैं लिखूंगा क्यू आर अपॉन टू ब्रैकेट का स्क्वायर। ब्रैकेट का स्क्वायर क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ आर एम को रिप्लेस किया है, आर एम के स्क्वायर को नहीं रिप्लेस किया है। तो मैंने सिर्फ आर एम को लिखा क्यू आर अपॉन टू और इसकी पावर तो एज इट इज है। इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, पी एम स्क्वायर एज इट इज है, पी आर स्क्वायर भी एज इट इज है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 4 है तो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अभी क्या हुआ देखो भाई, अभी थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे। ओके, अभी ये जो डिनोमिनेटर में 4 है, ये क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रूफ में कहीं पे भी डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन सबको, इन तीनों को 4 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ का डिनोमिनेटर उड़ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लाई, समझने के लिए लिखता हूँ, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अबव बाय 4, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 पी एम स्क्वायर होगा। ओके, जो मुझे चाहिए यहाँ पे देखो दिख रहा है 4 पी एम स्क्वायर, फिर इज इक्वल टू 4 पी आर स्क्वायर। सर पी आर तो 3 चाहिए, अरे भाई रुको जरा, शांति रखो, मिलेगा ना, आगे मिलेगा ना, प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, इसका तो 4 4 तो उड़ जाएगा। यहाँ कैसे सोचना है सर, देखो बताता हूँ किस तरीके से सोचना है। मुझे ये जो प्रूफ है, ये प्रूफ में क्यू आर चाहिए क्या, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये जो क्यू आर स्क्वायर है, ये क्यू आर स्क्वायर को अगर मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, मतलब कैसे, ये 4 पी एम स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, ये 4 पी आर स्क्वायर है, इसको अगर मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो मुझे किसका इक्वेशन मिल जाएगा, क्यू आर स्क्वायर का। इसका इक्वेशन मिला मुझे क्यू आर स्क्वायर का, जो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में पी क्यू है मुझे चाहिए, इक्वेशन नंबर में पी आर है ये भी चाहिए, लेकिन क्यू आर नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये वाले इक्वेशन से ये क्यू आर की अगर मैंने वैल्यू ऑब्टेन कर दी जो पी एम और पी आर के फॉर्म में, मुझे पी एम और पी आर चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1 एंड 2। 1 क्या है, पी क्यू स्क्वायर प्लस, किधर गया, हाँ, पी आर स्क्वायर प्लस, अब ये जो क्यू आर है, ये क्यू आर की जगह पे मैं इसको रिप्लेस करता हूँ, प्लस 4 पी एम स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर। अभी ये मत सोचो कि सर इसका भी स्क्वायर करना है क्या, नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी स्क्वायर है। ओके, इसकी ऑलरेडी ये वैल्यू है। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है क्या, लॉजिक कुछ दिख रहा है क्या तुम्हें, क्या हमारा प्रूफ हो गया। ये 4 पी एम को मैं पहले लिखता हूँ,
और ये देखो ये पी आर स्क्वायर और ये 4 पी आर स्क्वायर, अरे ये दोनों पी आर है, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है 4 जो माइनस है, तो 1 माइनस 4 कितना होगा, -3 पी आर स्क्वायर। मिल गया हमें प्रूफ, यही प्रूव करना था ना, सो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था हमें, प्रूव करने के लिए यही बोला था। देखो क्या यही स्टेटमेंट मिल गया है, अरे हाँ सर मिल गया, हो गया, तो मिल गया भाई आपको भी 3 या 4 मार्क्स जो अगर पेपर में पूछा जाता है तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। चलो बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अभी आगे का जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, बोला है टू वॉल्स ऑफ बिल्डिंग इधर साइड ऑफ द स्ट्रीट पैरेलल टू ईच अदर, ये दो बिल्डिंग है, ये एक एसी बिल्डिंग है और एक बीडी बिल्डिंग है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है और एक ही रास्ते के ऊपर है। अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग प्लेस ऑन द स्ट्रीट सच अ वे दैट इट्स टॉप रीचेज द विंडो ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग एट द हाइट ऑफ 4 मीटर। मतलब ये लैडर सेंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट में नहीं है बच्चों, सेंटर में नहीं, कहीं पे भी, ये सी और डी के बीच में कहीं तो रखा है, लेकिन इस तरीके से रखा है कि अगर मैंने इसको यहाँ से पहले बिल्डिंग की तरफ अगर झुकाया तो जो पहले बिल्डिंग की जो विंडो है जो 4 मीटर के हाइट के ऊपर है यहाँ पे रीच करती है। अभी अगर इसी लैडर को मैंने दूसरे बिल्डिंग के अगर तरफ झुकाया तो ये विंडो बी की तरफ जाती है जिसकी हाइट 4.2 मीटर है फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, और बोला क्या गया है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो मुझे ये सीडी की लेंथ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सीडी की लेंथ। कैसे फाइंड करना है, देखो सबसे पहले ये जो सीडी है इसकी लेंथ अगर मैंने एक्स मीटर कंसीडर कर ली, क्या कंसीडर किया, एक्स मीटर। चाहे तो आप, अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं सर मैं पूरे इसको नहीं, मैं सिर्फ इसको कंसीडर करूंगा, इसको एक्स कंसीडर करूंगा, इसको वाई कंसीडर करूंगा, बाद में दोनों को ऐड करूंगा, ऐसा भी किया तो भी चलता है, आपको जो आसान लगेगा वो तरीका अपनाओ। सिर्फ कहना यह है कि प्रॉपर कंसेप्ट यूज करो मैथमेटिकल और आंसर को फाइंड करने की कोशिश करो। ओके, चलो तो फिर अभी हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी एंड सी डी क्या है, बिल्डिंग से, ए बी एंड सी डी आर बिल्डिंग्स। ओके, ये लिख दिया मैंने, ए बी और सी डी क्या है, बिल्डिंग है, और लैडर कहाँ पे है, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू लैडर। ओके, लैडर एक ही है लेकिन उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी लेंथ है 5.8 मीटर। ओके, विंडो ए, पहले बिल्डिंग की विंडो कहाँ पे है, पॉइंट ए के ऊपर, दूसरे बिल्डिंग की विंडो है पॉइंट बी के ऊपर। तो अभी देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग हमेशा ग्राउंड को परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझे, कहाँ पे है, ये देखो ये ट्रायंगल ए सी ओ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए सी परपेंडिकुलर सी ओ, तो इन राइट ट्रायंगल ए सी ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, कौन सा थ्योरम यूज करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे ये साइड फाइंड करनी है, कौन सी साइड फाइंड करनी है, सीओ। ओके, सीओ क्यू, हम डायरेक्टली सीडी क्यू नहीं फाइंड कर सकते, सबसे पहले हम सीओ फाइंड करेंगे क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दिखाई दे रही है जिसमें ये राइट एंगल की अपोजिट साइड है, ये राइट एंगल की बची हुई एक साइड है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा के सीओ फाइंड कर सकते हैं। ओके, सीओ फाइंड करेंगे, सेम इसी तरीके से ओडी फाइंड करेंगे, फिर पूरा लेंथ यानी कि विड्थ फाइंड कर लेंगे। ओके, इसके साथ साथ और एक चीज लिख लेंगे हम, सी डी इज इक्वल टू एक्स, क्या है ये, विड्थ ऑफ रोड, ये भी लिखना रह गया था, चलो वो भी लिख दिया, इन ट्रायंगल एसीओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और सीओ को फाइंड करेंगे। इसमें एओ क्या है, हाइपोटेनियस, एसी क्या है, पहली ट्रायंगल की साइड, और सीओ क्या है, ट्रायंगल की बची हुई दूसरी साइड। एओ की लेंथ कितनी है, एओ की लेंथ है 5.8 स्क्वायर इज इक्वल टू एसी कितना है 4 स्क्वायर, प्लस मुझे चाहिए सीओ। तो अभी 5.8 का स्क्वायर करना है सर, कैसे करेंगे सर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो डायरेक्ट कर दो ना यार, 5.8 मल्टीप्लाइड बाय 5.8, ऐसा किया तो भी चलेगा, नहीं सर थोड़ा आसान तरीका बताओ, तो चलो आसान तरीका भी बताता हूँ। तो ये जो 5.8 है इसको मैंने अगर एज इट इज लिखा ऐसा, और ये जो 4 का स्क्वायर है इसको मैं लेफ्ट में लेके आया तो ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू सीओ स्क्वायर। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या इसको ए कंसिडर कर सकता हूँ मैं और इसको बी कंसिडर कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी।
ओके, ये थोड़ा आसान लग रहा है। इंस्टेड ऑफ डूइंग स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, फिर स्क्वायर रूट ढूंढेंगे, इससे थोड़ा ये आसान है। जिसमें यहाँ पे मुझे सिर्फ एडिशन दिख रही जो है 9.8, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिख रही है देखो 5.8। अभी इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है देखो 5.8। बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे कि सर ऐसे माइनस करेंगे 5.4, ये गलत तरीका है। ये जो 4 है यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो फिर इसको कहाँ पे लिखेंगे सर, इसको हम लिखेंगे जस्ट बिलो द 5। ओके, इसका डेसिमल यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में 0 लिखना है। ये 8.5 माइनस 4 कितना 1.8, तो ये 1.8 इज इक्वल टू CO स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसे में समझता हूँ। अभी इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। अभी क्या करेंगे, CO स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो 9.8 है, इसको मैं 98 अपॉन 10 लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 अपॉन में तो डेसिमल पॉइंट एक शिफ्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 18, 8.8, 1.8 को भी 18 अपॉन 10 लिख सकता हूँ। ओके, अभी ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट थोड़ा फटाक से चाहिए। ओके, तो ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना हो जाएगा 100। ये जो 98 है, इसको अगर मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया 49 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 49 मल्टीप्लाइड बाय 2 98 हो जाएगा, जिसमें 49 परफेक्ट स्क्वायर है। 2 का क्या करना है, रुको जरा बताता हूँ। सेम इसी तरीके से 18 को अगर मैंने ऐसे लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, अरे वाह सर, मिल गया सर। देखो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 2 जा 4 परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ढूंढना आसान हो गया ना अभी। तो CO स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 का स्क्वायर रूट कितना 3 अपॉन में, एक मिनट है, ये स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपॉन में 100 का स्क्वायर रूट कितना 10। अभी इसको करेंगे सिंप्लीफाई, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 अपॉन 10। तो CO की लेंथ कितनी मिली मुझे, तो देयरफॉर CO इज इक्वल टू 42 अपॉन 10 यानी 4.2 मीटर। तो मिल गया मुझे CO, इक्वेशन नंबर 1। अभी सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये वाले ट्राइंगल में अप्लाई करेंगे पाइथागोरस। ओके, अभी देखो ये थोड़ा बाजू के पेज पे सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ पे डायग्राम दी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन राइट ट्राइंगल BOD, जिसमें BD जो है वो परपेंडिकुलर है OD के ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे भी पाइथागोरस लगाया जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के अपोजिट साइड यानी लैडर है। लैडर की क्या नाम है, लैडर का BO का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। ये BD ये मतलब सेकेंड बिल्डिंग, और OD बेस है, OD का स्क्वायर। BO कितना है, BO है 5.8 इज इक्वल टू BD कितना है 4.2 प्लस OD मुझे फाइंड करना है। अभी देखो सेम सेम चीज यहाँ पे बड़े बड़े नंबर है, स्क्वायर रूट ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 5.8 स्क्वायर माइनस 4.2 स्क्वायर करेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, जहाँ पे हम A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे। तो क्या आएगा 5.8 प्लस 4.2, यानी कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, चाहे तो लिख के देता हूँ बच्चों में, यहाँ पे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है A प्लस B, A माइनस B। ओके, ध्यान में रखो ये 5.8 माइनस 4.2 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, इन दोनों की एडिशन होगी 10 मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या होगी 1.6। 1.6 को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, डेसिमल निकल जाएगा 16 आएगा। 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, कौन से नंबर का 4 का, तो इसका मतलब OD मिल गया मुझे। ये कितना है, ये 4.2 है, ये कितना है 4 मीटर है। अभी इन दोनों की अगर मैंने एडिशन कर दिया तो क्या होगा, समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों की एडिशन करेंगे तो सर हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम नाउ CD इज इक्वल टू CO प्लस OD। ओके, इसको देंगे हम, पीछे क्या नंबर दिया है हमने, इसको 1 नंबर दिया है, इसको देंगे हम नंबर 2। CD इज इक्वल टू CO कितना है, ये देखो CO है 4.2, 4.2 प्लस OD कितना है 4। कहाँ से उठाया, अरे बाबा हमने इसको उठाया फ्रॉम गली नंबर 1 एंड गली नंबर 2 में छुपा था भाई ये। तो चलो फिर CD को लिखेंगे, दोनों की एडिशन करेंगे 8.2 मीटर। तो इसका मतलब समझ रहे हो दया, हाँ सर समझ रहे क्या, द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रीट
which is equal to CD which is equal to X that is equal to 8.2 मीटर। तो ये है हमारा ज्योमेट्री का सेकेंड लेसन का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर कुछ समझ में नहीं आया है बच्चों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको रिकॉल करने की, रिवाइज करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।